हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है टॉपिक हमारा? ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके नाम से आपको घबराना नहीं है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि प्लेक का फॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये आर्टरी है, ठीक। अब इसके अंदर क्या कुछ जम गया है, मान लीजिए लिपिड आके जम गया इसमें, ठीक है। अब इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ब्लड यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो इसमें आके जम जा रहा है कोई चीज़, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, तो उस जमने को बोलते हैं प्लेक हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। समझ में आ रही बात? तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक का जम जाना, प्लेक का फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये जो कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, मान लीजिए किसी को हो गया तो उसमें कौन सी दवाएं देते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब समझ लीजिए कि ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब समझिए ब्लॉकेज या प्लेक, क्या बोलेंगे, प्लेक जम गया, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी, ब्लॉकेज हो रहा है या प्लेक जम रहा है, तो उसमें कौन सी दवाएं हम देंगे ताकि ये जो ब्लॉकेज है वो हट जाए, जो प्लेक जम रहा है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो खत्म हो जाए, और क्या है, ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से हो सके। तो उसके लिए जो दवाएं देते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। एथेरोस्क्लेरोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इनसाइड द आर्टरीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इनसाइड द आर्टरीज, ठीक। आर्टरीज के अंदर प्लेक का बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जब ये होता है तो उससे क्या दिक्कत क्रिएट होती है? विच रेड्यूस द सप्लाई ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जब ये ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, ऑक्सीजन की भी कमी होगी, और साथ में क्या है, ब्लड की सप्लाई जब रुकेगी तो न्यूट्रिशन भी क्या है, पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो फिर क्या होता है? दिक्कतें क्रिएट होती हैं। अब वो कौन सी दवाएं हैं जो इस दिक्कत को, इस बीमारी को, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है? तो वो है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। इसको हम लोग स्टेटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटिन बोलते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक एंजाइम है। ये क्या है? एक तरीके का एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एटोरवास्टेटिन और लोवास्टेटिन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एटोरवास्टेटिन और लोवास्टेटिन। दूसरा क्या है? बाइल एसिड सिकेस्ट्रेंट, ठीक है। उसको रेजिन भी बोलते हैं। आपने फार्माकोथेरापी में पढ़ा होगा, तो उसने आपने डायरेक्ट स्टेटिन पढ़ाया, मैंने उसमें रेजिन पढ़ाया। ये इसके दूसरे नाम भी हैं, क्या है? बाइल एसिड सिकेस्ट्रेंट, जिसको रेजिन भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपोल। क्या है? कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपोल, ये जो दो है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही दवाएं हैं। और तीसरा जो है तीसरा जो टाइप है वो क्या है? फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्या है? फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग फाइब्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रेट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट, ट्राइग्लिसराइल सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स। तो इसके एग्जांपल क्या है? निकोटिनिक एसिड और प्रोब्यूकोल। निकोटिनिक एसिड और प्रोब्यूकोल, इसको हम लोग नियासिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पांचवा क्या है? कुछ अदर्स हैं, जिसमें क्या आ जाएगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब हम लोग इनमें से हर एक को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक। तो अब पहला क्या था हमारा? HMG CoA रिडक्टेज। तो ये क्या है? एक एंजाइम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में, जैसे जब कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका पूरा एक पाथवे होता है, पूरा एक मतलब सिस्टम होता है, समझिए। आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बनने में हेल्प करता है। उसकी एक कड़ी है ये एंजाइम। अगर इस एंजाइम को रोक दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ठीक है। तो वही ये दवाएं करती हैं, जो स्टेटिन है या क्या कहते हैं HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, जो दवाएं हैं वो इस एंजाइम को क्या करती हैं? रोक देती हैं। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, कोलेस्ट्रॉल बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है ऐसी दवाओं के? तो एटोरवास्टेटिन बहुत फेमस दवा है, एटोरवास्टेटिन। और क्या? लोवास्टेटिन, ये याद रखिएगा। स्टेटिन्स आर मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट ड्रग टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा मतलब जो कारगर है और सबसे जो अच्छी दवा मानी जाती है वो कौन सी होती है? स्टेटिन, यानी HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक।
अब ये हाइपरलिपिडेमिया क्या है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इतना जानिए कि जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। और जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है तब वो क्या होती है, हमारी आर्टरीज के अंदर या वेंस के अंदर क्या है, वो डिपॉजिट होना शुरू होती है, जमा होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो जमा होती है तो फिर प्लेक का फॉर्मेशन होता है। दे आर यूजुअली गिवन इन इवनिंग। और ये जो दवाएं हैं ना ये खास तौर से दी जाती हैं शाम के वक्त। किस में देते हैं, शाम के वक्त देते हैं, रात में देते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन नाइट। इवनिंग में क्यों देते हैं, तो इसलिए कि जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो खास तौर से रात के वक्त में बनता है। तो उसमें क्या है, शाम में जब ये दवा आप दे देंगे तो फिर क्या है, दवा ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देगी, इस एंजाइम को क्या करेगी, रोक देगी, इस पे जाके बाइंड कर लेगी खुद, और ये एंजाइम फिर क्या अपना काम नहीं कर पाएगा। अब कितना देते हैं, तो 10 से 20 mg पर डे ये दवा आप दे सकते हैं। ठीक है, एटोरवास्टेटिन 10 से 20 mg पर डे आप ये दवा दे सकते हैं। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, क्या करते हैं, तो दे स्लो और इनहिबिट दी प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक देते हैं या प्रोडक्शन को रोक देते हैं इसके। दूसरा, दे डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या करते हैं, एक तो ये उसको प्रोडक्शन को रोकते हैं, दूसरे ये कोलेस्ट्रॉल को लो भी करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। और किसको कम करते हैं, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम करते हैं। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम करते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, और ये दिक्कत उसी वक्त ज़्यादा होती है जब ये लिपोप्रोटीन जो है या लाइपोप्रोटीन जो है वो जब हमारे ब्लड के अंदर आते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड के अंदर जब आता है तभी क्या है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे ब्लड के अंदर इस चीज़ों को घटाते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटिन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को घटाते हैं हमारे ब्लड के अंदर से। ठीक है, ब्लड के अंदर से निकाल के समझ लीजिए बाहर करते हैं उनको। अब ये ना पूछेगा कि ये LDL क्या है, VLDL क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो आप उसको जाके बायोकेमिस्ट्री वाली जो क्लासेज हैं उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और क्या करते हैं, दे इंक्रीज HDL इन प्लाज्मा, और ये क्या करते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना LDL और VLDL, ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को खींच के लाते हैं। समझ में आ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल को खींच के ब्लड के अंदर लेके आते हैं, और फिर क्या होता है, जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन होता है। और जो HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है, ये क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को है उसको बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और इनको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है LDL, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और क्या करते हैं ये, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड के डिपोजिशन को, यानी उसको जमा होने को रोकते हैं। तो उससे क्या होगा, प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंडिकेशन क्या है, इसको कब कब यूज़ करते हैं हम लोग, तो दे आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया, यानी हाइपरलिपिडेमिया हो गया, ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही दे आर यूज टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। MI मोबाइल नहीं है, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आप कई बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके क्या है, रिस्क को, उसके खतरे को ये दवाएं क्या करती हैं, कम कर देती हैं, क्योंकि ये लिपिड का फॉर्मेशन नहीं होने देंगी। तो क्या है, ब्लड की सप्लाई, जो हमारा जो हमारा हार्ट है वहाँ तक ब्लड की सप्लाई आसानी से होती रहेगी, तो ये दिक्कत नहीं आएगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। और क्या करते हैं ये, दे आर यूज टू रिमूव प्लेक इन ब्लड वेसल्स। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, खासतौर से आर्टरीज के अंदर अगर प्लेक हो गया है, अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसको रिमूव करने का काम भी ये दवाएं करती हैं। स्टेटिन, एटोरवास्टेटिन और लोवास्टेटिन और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या, ये दवाएं कब नहीं देते हम लोग, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिसीज, यानी अगर लीवर में किसी को दिक्कत है तो ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे ही इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, और वो महिला, वो औरत जो प्रेग्नेंट है और जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको ये दवाएं नहीं देंगे। एंड इन
इज हाइपर सेंसिटिविटी टू इट, और ऐसे लोगों को भी नहीं देंगे जिनको क्या होता है इससे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी ये दवाएं नहीं देंगे। इसके डोजेस क्या है, तो एटोरवास्टेटिन आपको मालूम है 10 से 20 mg पर डे देंगे, ठीक है, 10 से 20 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे लोवास्टेटिन को 20 से 80 mg पर डे दे सकते हैं आप। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपने वो पढ़ा था बाइल एसिड सेकेस्ट्रेंट। क्या पढ़ा था, बाइल एसिड सेकेस्ट्रेंट, इसको हम लोग रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि ये जो बाइल एसिड है ये सेकेस्ट्रेंट, ये क्या करता है, ये सेकेस्ट्रेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि अलग करना, सेकेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है अलग करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपने पढ़ा होगा ये बाइल जूस, और आपने पढ़ा होगा कि बाइल जूस के बारे में कि वो कहता है लिपिड के डाइजेशन में काम आता है, फैट के डाइजेशन में काम आता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल जूस असल में कोलेस्ट्रॉल होता है, समझ में आ रही बात, कोलेस्ट्रॉल होता है असल में। बाइल जूस क्या होता है, एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो फैट के डाइजेशन में काम आता है, ठीक। तो वो क्या होता है, लीवर में बनता है और फिर वहाँ से रिलीज होकर गॉल ब्लैडर में आता है और फिर वहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ठीक। तो अब फिर वापस क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होकर वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच सकता है। तो इस तरीके से जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होगा, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर बढ़ेगी तो वो दिक्कत करेगा। तो ये जो दवाएं होती हैं बाइल एसिड सेकेस्ट्रेंट, ये क्या करती हैं, ब्लड में तो ये हमारे इंटेस्टाइन में तो आएगा, अपना काम करेगा, लेकिन दोबारा से इसको रीएब्जॉर्ब होने नहीं देती हैं, यानी दोबारा से इसको ब्लड के सर्कुलेशन में नहीं पहुंचने देती हैं, बल्कि उसको क्या करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। क्या करती हैं, फीसेस के रास्ते से उसको क्या करवाती हैं, बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरीके से ये दवाएं क्या है, काम करती हैं, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या आपने पढ़ा, कोलेस्टाइरामीन और क्या कोलेस्टिपोल, कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपोल, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, दो याद कर लेते हैं आपके लिए क्या सफिशियंट है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे बाइंड विद बाइल, तो ये जो मतलब ये जो दवाएं हैं, ये जो रेजिन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये बाइल जो जूस है, जो बाइल जूस है उसके साथ बाइंड करती हैं, और फिर जब उसके साथ बाइंड करती हैं तो फिर क्या हो जाता है, प्रिवेंट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल फ्रॉम जीआईटी। तो जीआईटी से फिर क्या है, इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। समझ में आ रही है ना बात, कि ये अपना काम तो कर देता है, फैट को तोड़ देता है, फैट का डाइजेशन करवा देता है, फिर अब दोबारा से ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये फिर हमारे ब्लड फिर से ये क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाता है। तो ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इसको रीएब्जॉर्ब नहीं होने देती, इसके साथ बाइंड कर लेती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाता है, बल्कि क्या होता है, फीसेस के थ्रू, टट्टी के थ्रू बाहर निकल जाता है ये। इसका इंडिकेशन क्या है, कब यूज करते हैं, तो दीज आर यूज टू मेंटेन और रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए ये भी क्या होती है, यूज होती है, ठीक। और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये कब नहीं दे जाएंगे, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हैव कंप्लीट बाइल एब्जॉर्प्शन नहीं, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन कर लीजिए, क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, क्या है ये, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब समझिए रुकावट। तो ये यानी ये दवाएं उस आदमी को नहीं देंगे जिसका बाइल जूस क्या है, पूरी तरीके से बन नहीं रहा है, बिल्कुल बाइल जूस उसका क्या है, मतलब जिसकी बॉडी के अंदर बाइल जूस नहीं बन रहा है, यानी उसका लीवर वगैरह मान लीजिए डैमेज है, बाइल जूस बिल्कुल नहीं बन रहा है, उसी को बोलेंगे कि कंप्लीट बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बिल्कुल वो रुकावट हो गई है, गिरावट हो गई है उसके अंदर, वो नहीं बन रहा है। तो ऐसे आदमी को नहीं देंगे, वरना अगर वो कुछ खाएगा इस टाइप की चीज़ें, फैट वगैरह खाएगा तो उसका हजम नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनने लग जाएंगी, तो बहुत दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे आदमी को ये दवाएं नहीं देंगे जिसको क्या है, बाइल जूस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो जो है कोलेस्टाइरामीन वो 4 mg पर डे दे सकते हैं, ठीक है, इन स्टार्टिंग में। यानी ऐसा होता है कि दवाएं लंबे समय तक चलती हैं। ये जो दवाएं हैं ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 दिन में आपने 1-2 गोली खा ली तो ठीक हो गया, बल्कि ये क्या है, ये डॉक्टर आपके जो है वो सेट करते हैं कि कितनी दिन तक ये दवाएं चलेंगी। तो जो स्टार्टिंग में देते हैं वो कितना देंगे, 4 mg पर डे दे सकते हैं, वो भी क्या है, इन डिवाइडेड डोज। ये नहीं कि एक ही बार में 4 mg दे देंगे, ये समझ में आ रही बात, बल्कि क्या करेंगे, 1 mg एक बार देंगे, फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद कहेंगे कि 1 mg ले लीजिएगा। इस तरीके से क्या है, ये दवाएं एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 4 mg आप इसको यूज़ कराएंगे, या तो 2 mg दे दिया और फिर 12 घंटे के बाद 2 mg दे दिया। तो इस तरीके से आप ये दवाओं को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसका मतलब होता है डिवाइडेड डोज, ठीक। और जो कोलेस्टिपोल है ये 2 से 16 mg क्या है पर डे दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोज के अंदर, एक ही बार नहीं देना आप। अब तीसरा जो टाइप था
वो क्या था, फाइब्रेट्स। इनका एग्जाम्पल क्या है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट, ठीक है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट। ये जो दवाएं फाइब्रेट्स, ये दवाएं क्या करती हैं, तो एक तरीके से समझिए कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है उसको ये हेल्प करती है, उसको बढ़ाती हैं, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये कम करती हैं जाती है। आपको मालूम है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल को खींच के ब्लड के अंदर लेके आती हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती हैं वो ब्लड से क्या है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं, ये HDL को बढ़ाती हैं और LDL को क्या करती है, कम करती हैं। तो इस तरीके से ये दवाएं इस दिक्कत के अंदर, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर काम आती हैं। तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे रेड्यूस ब्लड LDL एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या हमारे ब्लड के अंदर LDL को कम करती हैं और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती हैं। ट्राइग्लिसराइड भी क्या है, फॉर्मेशन कराने में काम हेल्प करता है। ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए। अब ये कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। फार्माकोथेरापेटिक भी मैंने इसको पढ़ाया है, और आपका जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर भी मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक। दे इंक्रीज HDL इन ब्लड, और ये क्या करता है, HDL को बढ़ा देता है। फिर क्या करता है, दे रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इस तरीके से ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो फॉर्मेशन नहीं होता है हमारे आर्टरीज के अंदर, और अगर हुआ है पहले से तो वो क्या होता है, रिमूव होता है, कम होने का काम होता है उसका। इंडिकेशन क्या है, इसको कब यूज़ करते हैं, तो दीज आर यूज टू ट्रीट टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया। जो थर्ड टाइप का हाइपरलिपिडेमिया होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, देते हैं। और ये टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, तो ये जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो हाइपरलिपिडेमिया होता है उसको हम लोग टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। एंड दीज आर यूज विद स्टेटिन, और जो स्टेटिन दवाएं हैं उसके साथ में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन पेशेंट विद हाई रिस्क ऑफ CHD। और ये जो दवाएं हैं फाइब्रेट्स, इसको स्टेटिन के साथ में मिला के यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन में, स्टेटिन के कॉम्बिनेशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं उन पेशेंट के अंदर जो क्या है, हाई रिस्क पर हैं, किसके, CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर। यानी जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसमें अगर लगता है ब्लॉकेज हो रहा है, प्लेक बन रहा है, तब उसके साथ में इन दवाओं को मिला के देते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इन लीवर डिसऑर्डर, अगर लीवर में किसी को दिक्कत है तो ये दवा नहीं दी जाएगी। और क्या, गॉल ब्लैडर में अगर दिक्कत है तो ये दवा नहीं दी जाएगी। इसके क्या कहते हैं, डोजेस क्या हैं, तो क्लोफाइब्रेट एक दिन के अंदर 1.5 से 2 ग्राम इसको हम लिख दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोज, और फेनोफाइब्रेट को 50 से 150 mg पर डे दे सकते हैं। 50 से 150 mg, ये mg है, ये g है, इसका ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जो चौथा टाइप था वो था ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स। तो ये जो दवाएं होती हैं वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड के बनने को रोकती हैं और लिपोलाइसिस को रोकती हैं। ट्राइग्लिसराइड आप जान गए कि ये ट्राइग्लिसराइड भी क्या करता था, एक तरीके ट्राइग्लिसराइड भी क्या है, ये क्या है, प्लेक फॉर्मेशन में काम करता है। तो उसको बनने से, ट्राइग्लिसराइड को बनने से भी रोकती हैं, और क्या करती हैं, लिपोलाइसिस को रोकती हैं। लिपोलाइसिस का मतलब लिपिड जब टूटता है तो उसमें से ट्राइग्लिसराइड बनता है और दूसरी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो उसको भी रोकती है कि जो लिपिड है वो टूटेगा नहीं, तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा तो फिर क्या, प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो दवाएं हैं वो क्या करती हैं, लिपोलाइसिस को रोकती हैं, यानी लिपिड को टूटने से रोकती हैं, और क्या करती हैं, ट्राइग्लिसराइड के नया ट्राइग्लिसराइड बनने से रोकती हैं, यानी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड न बने और जो लिपिड है वो न टूटे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो निकोटिनिक एसिड, क्या है, निकोटिनिक एसिड और प्रोब्यूकोल, क्या है, प्रोब्यूकोल। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दीज एजेंट इनहिबिट आइदर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और ये दवाएं क्या करती हैं, या तो क्या है, ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रोकती हैं या लिपोलाइसिस को रोकती हैं, यानी लिपिड के ब्रेकडाउन को रोकती हैं। दूसरा क्या है, दे रेड्यूस द लेवल ऑफ LDL एंड VLDL इन ब्लड। तो ये क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको, उसके लेवल को कम करती हैं। ऐसे ही वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है उसको भी क्या है, ब्लड के अंदर से कम करने का काम करती हैं। और क्या करती हैं, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स, और क्या है, ब्लड वेसल के अंदर लिपिड के फॉर्मेशन, लिपिड के डिपोजिशन को रोकती हैं, यानी एक तरीके से प्लेक बनने को रोकती हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेक को ये रोकती हैं। इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, दे आर नॉट यूज्ड यूजुअली ड्यू टू दी अलॉट ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये जो दवाएं हैं इसको आमतौर से यूज़ नहीं किया जाता है, समझ में आ रही बात, इसको आमतौर से यूज़ नहीं किया जाता है कि इसलिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं,
बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, इसलिए इन दवाओं को यूज़ नहीं किया जाता है। और उसमें एक पांचवा जो क्लासिफिकेशन थी वो थी अदर्स। उसमें था ओमेगा, उसमें क्या था, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, एक तरीके का ये भी लिपिड ही होता है, ये एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, जिससे हम जो कि हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये भी एक तरीके का लिपिड ही होता है, एक तरीके का क्या होता है, लिपिड होता है। और ये हमको मिलता है जैसे कि बादाम से, जैतून से, ऐसी जो चीज़ें हैं उससे हमको ये मिलता है। और ये हमारे हार्ट को भी क्या अच्छा करता है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक था आपका ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।